हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं बताने वाली हूँ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के केस बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि केस को किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके पास लेकर आई हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वही हैं। किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। शुरू के 2-3 चैप्टर के केस इस वीडियो में मैं कवर करूँगी, फिर और भी मैं चैप्टर्स कवर करवाऊँगी, मतलब 2-3 वीडियोज़ और लगेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन समझाने के लिए, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। उसमें किन टेक्निक्स का या कौन से फंक्शन को यूज करना है इन्हें ध्यान से देखना पड़ता है। तो आप भी ये वीडियो ध्यान से देखिए, आप पैटर्न को समझिए कि किस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं या तो 4, 5, 6 इन्हीं मार्क्स में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं, पर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होता है। पर जो 4 या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं ये इन केस से पूछे जाते हैं। तो केस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि केस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके सीधे 5-6 नंबर कट जाएंगे। यदि आपने गलत चीज़ उसमें पहचान ली तो आपके सीधे नंबर कट जाएंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से केस को पढ़िए, यहाँ पर भी ध्यान से समझिए, और जब आपके एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो उन्हें भी ध्यान से पढ़िए। तो चलो स्क्रीन पर देख लेते हैं हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है वो कौन सा है, चलो देखते हैं। जो हमारा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी। पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अमन, अहमद एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है ना, ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, क्या नाम है इनका? अमन, अहमद एंड अली, ये पार्टनर हैं। इनका डेयरी प्रोडक्ट का महाराष्ट्र स्टेट में बिजनेस है। ठीक है, अमन इज अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद बिजनेस स्टडीज एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब जो कौन है, अमन जो है, इसने क्या किया है, सीबीएसई से पढ़ाई की है और उसके बाद उसने बिजनेस स्टडीज में एजुकेशन, हायर एजुकेशन अचीव की है उसके सब्जेक्ट में। जो अहमद है, हैड डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। जो अहमद है दूसरा वाला है, उसने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसमें, हिस्ट्री में किया है। और अली है वो, उसने डेयरी फार्मिंग का एक कोर्स किया हुआ है। ठीक है, वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन द अहमद एंड अली। अहमद और अली है, उन दोनों के बीच एक दिन सीरियस डिस्कशन हुआ। किस बात को लेकर? नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। हालांकि ये दोनों ही मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं है, इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में और इसने किया है डेयरी फार्मिंग है। लेकिन ये दोनों जब डिस्कस करने बैठे तो दोनों ने अच्छा भयंकर वाला डिस्कशन किया। किस पे? नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे, है ना। यहां तक समझ में आ गई बात। अहमद का कहना था कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अहमद क्या कह रहा था, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वेयर अली आर्ग्यू कर रहा था, वो कह रहा था नहीं, जो लीगल होते हैं और जो मेडिकल में होते हैं वही प्रोफेशन होते हैं, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि यही लोग फुलफिल करते हैं प्रोफेशन की स्थिति को, मतलब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यही एक चीज प्रोफेशन है। ये कौन कह रहा था? ये कह रहा था अली, जिसने क्या किया था, डेयरी फार्मिंग में अपना डिप्लोमा किया हुआ था। अमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज। अब अमन था, उसने तो भैया बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई की थी, तो वो बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन। बता, वो बोल रहा है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। किसको? अहमद और अली को। ठीक है, तो एक्सप्लेन करो हाउ अमन वुड हैव सेटिस्फाइड बोथ अहमद एंड अली। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो अमन है वो तो भैया डिग्री होल्डर है, उसके पास तो बिजनेस स्टडीज की डिग्री है, तो वो ये कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब देखो बच्चों, अब आपने पढ़ाई करी है मैनेजमेंट की, तो आपको पता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है और मैनेजमेंट एक साइंस भी है। अब ये दोनों बहस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं, इन्हें मैनेजमेंट की पढ़ाई की ही नहीं है। तो अब कौन क्या करेगा? जिसने बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई की है, अमन, ये एक्सप्लेन करेगा। किस चीज को एक्सप्लेन करेगा? नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट लिखना है। क्लियर? बस वही चीज़ है, केस को समझ लो, लिखा भी है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन था 6 मार्क्स का।
6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये केस बहुत इजी था क्योंकि बाद के टाइम में केस थोड़े डिफिकल्ट हो गए, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मीटा है सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पेन ले लेती हूँ। क्या बोल रही है, मीटा है सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर। ठीक है, नेम क्या है, स्मार्ट फ्लेवर्स। उसका आइसक्रीम का बिजनेस है मीटा का, उसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर्स। हर आइसक्रीम आर अटरली डिलीशियस, उसके आइसक्रीम बहुत डिलीशियस है। शी मेक आइसक्रीम फ्रॉम द फ्रेश मिल्क एंड द सेम आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर एंड पेक्स। मतलब जो वो आइसक्रीम बनाती है वो बिल्कुल अच्छे मिल्क से बनाती है और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। शी सेट वाइबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड वर्क विद द सेम इन माइंड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द कस्टमर विल कम बैक टू द परचेजिंग। वो इस तरह से उसने पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं कि जो कस्टमर हैं वो वापस उस आइसक्रीम को खरीदने के लिए आए। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हर बिजनेस वॉज डूइंग वेल। मतलब उसने जो पहला जो मूव लिया अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके कि जो उसका बिजनेस है वो अच्छे से चले। टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट। ठीक है, अब उसने सोचा कि अब मुझे अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसने क्या कर दी, जो अपनी कॉस्ट था उसमें जो जितना वो खर्चा करती थी उसे कम कर दिया। अब वो कैसे किया होगा, उसने क्या किया होगा, या तो लेबर कम कर दी होगी या थोड़ा सा मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज कर दिया होगा, तो वो कटिंग कॉस्ट कर दी। दिस वुड सम टाइम लीड टू डिले द डिलीवरी एंड द आइसक्रीम वॉज नॉट रीचिंग द मार्केट एट द टाइम। अब इससे क्या हुआ कि भैया वो जो अपने उसको डिलीवरी का ऑर्डर आते थे वो कंप्लीट नहीं कर पाती थी और मार्केट में आइसक्रीम टाइम पे नहीं पहुंच पाती थी। ओवर अ पीरियड द डिमांड ऑफ द आइसक्रीम डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर एंटर इन द मार्केट। क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो डिमांड थी आइसक्रीम की वो कम हो गई और कॉम्पिटिटर भी आ गए मार्केट में। शी लॉस्ट सम हर मार्केट शेयर ऑफ द कॉम्पिटिटर। मतलब अब उसकी आइसक्रीम की इतनी डिमांड नहीं होने लगी क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर आ गए। एट द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन, अब क्या हुआ, गर्मियों के दिन आ गए। एट द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन she got back to back orders to supply of 4000 आइसक्रीम पैक टू द डिफरेंट फ्लेवर ऑन द स्पेशल ओकेजन। अब जब गर्मी आती है तो सभी लोग आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, तो उसके पास 4000 आइसक्रीम का डिफरेंट फ्लेवर्स का क्या हुआ, ऑर्डर आया। To ensure that the task was completed and order delivered to the time, she hired additional worker। अब वो चाहती थी कि भैया जो अभी तक हुआ है अब ना हो, तो इसके लिए क्या किया, उसने एडिशनल वर्कर को हायर कर लिया, मतलब और ज़्यादा वर्कर को हायर कर दिया। She was thus able to produce and deliver the ice cream pack but at the high production cost। मतलब उसने क्या किया, अपना जो उसको ऑर्डर डिलीवर करना था वो तो उसने कर दिया, लेकिन उसके लिए उसका पैसा, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई। वाइल कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड फिनिशिंग द गिवन टास्क फॉर अचीविंग गोल्स, मीटा रियलाइज दैट शी वॉज इग्नोरिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब जब उसका ऑर्डर डिलीवर हो गया उसके बाद भी वो खुश नहीं थी, उसके बाद भी मीटा खुश नहीं थी। टाइम मतलब उसका ऑर्डर समय पर चला गया पर वो उसके बाद भी खुश नहीं थी। इसमें उसने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को क्या किया, मैनेजमेंट के इग्नोर कर दिया। अब वो एस्पेक्ट कौन सा है जिसे मीटा ने इग्नोर किया, उसे बताओ। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, सिर्फ 3 मार्क्स में था, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना बच्चों, ये हो रही है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। यहाँ पर इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी की बात हुई है, तो आपको यहाँ पर ये पूरे जो केस है इसमें इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी के बारे में लिखना है। क्लियर हो गई। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। थोड़ा सा केस बड़े बड़े हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। संकेत आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम यूएसए एंड रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्ट अ कॉफी शॉप। ठीक है ना, उसने कोर्स किया और वो वापस इंडिया आया और उसने कहाँ पर एक कॉफी शॉप खोली, नाम था फ्योमा कॉफी, इन अ फेमस मॉल ऑफ मुंबई में खोली। The specialty of the coffee shop was the special aroma coffee and wide variety of flavors to choose from। मतलब उसकी जो कॉफ़ी की स्पेशलिटी थी कि वो अरोमा कॉफ़ी थी और उसमें बहुत सारी वेराइटी की कॉफ़ी थी। Somehow the business was neither profitable और nor popular। उसने देखा कि ना तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और ना ही वो पॉपुलर है। अब संकेत ने सोचा कि मैं एक इसका रीज़न फाइंड आउट करूँ। उसने अपॉइंट किया रिया को।
ठीक है, जो MBA थी रेपुटेटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, है ना, वो देखने के लिए फाइंड आउट द कॉज ऑफ द बिजनेस नॉट डूइंग वेल, मतलब ये देखने के लिए कि उसका बिजनेस अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है। रिया टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट एंड फाइंड आउट द Riya took a feedback from a client and find out that through they loved the special unique aroma coffee but were not happy with the long waiting time। ठीक है, अब वो किन से हैप्पी नहीं थे कि जो कॉफ़ी तो उन्हें पसंद थी लेकिन जो बहुत टाइम लगता था ना कॉफ़ी आने में वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इस प्रोसेस से वो बहुत परेशान थे। जो कौन थे? कस्टमर। She analysis the find out the there were many unnecessary obstruction which could be eliminated. She fixed a standard time to the processing order. She also realized that, ठीक है, उसने क्या देखा कि बहुत टाइम वाकई लग रहा था कॉफ़ी लेने में। अब उसने सोचा इसको हम फिक्स करते हैं, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या किया? शी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोसेसिंग ऑर्डर। उसने कहा कि भैया हम 10 मिनट में आपका ऑर्डर दे देंगे। जैसे हम कहीं पिज़्ज़ा लेने जाते हैं या बर्गर लेने जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड टाइम होता है 10 से 12 मिनट। आप पहले माइंड सेट करके ही बैठे रहते हैं कि यार हम ये चीज़ ऑर्डर देंगे, अभी हमें 2 मिनट में नहीं मिलेगी, ये 10 से 12 मिनट में मिलेगी। तो उसने एक टाइम सेट कर दिया, ठीक है ना। और उसने साथ ही साथ क्या किया? मेनी फ्लेवर्स हुज डिमांड वर नॉट इनफ, बहुत सारे फ्लेवर्स ऐसे थे जिनकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। उसने क्या किया? उनको डिसकंटिन्यू कर दिया, हटाई दिया। एज द रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड रिया वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज बाय रिया इन दिस प्रॉब्लम। देखो 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अब यदि आपको ये केस पढ़ के ये समझ में नहीं आया है कि किस कॉन्सेप्ट की, किस टेक्निक की बात हुई है, तो आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है? एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहली टेक्निक कौन सी यूज हुई है यहाँ पर? पहली हुई है सिंप्लीफिकेशन एंड दूसरी हुई है टाइम स्टडी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ को आपको समझना है और फिर इन 2 के बारे में एक्सप्लेन करना है। ऐसा तो करना ही पड़ेगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो आपके लिए ये सब मुश्किल होने वाला है। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही एग्जाम में जाइएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उनके तो ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है? करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम हिज एलिंग फादर 3 मंथ एगो। मतलब करण नाथ ने अपनी डी नॉर्थ मोटर कंपनी को अपने बीमार पिता से 3 महीने पहले लिया था, ठीक है, टुक ओवर किया था। इन द पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। जो कंपनी थी वो पास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इन द पास्ट कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। करण वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। ही ऑब्जर्व दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज नॉट साइंटिफिक। उसने ये ऑब्जर्व किया जो मेथड थी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने की वो साइंटिफिक नहीं थी, वॉज नॉट साइंटिफिक। ही बिलीव दैट 3 was only the best method to maximize efficiency। उसने सिर्फ ऐसी 3 मेथड बिलीव किया कि ऐसी सिर्फ 3 मेथड है जिससे हम इफिशिएंसी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट दैट द वन ऑफ द मेथड इज डेवलप्ड द वर्कर ऑफ कंपनी शुड बी ट्रेन टू लर्न द बेस्ट मेथड, है ना। इसमें क्या है, जो उसने पहली मेथड देखी कि उसमें कंपनी के जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे। ही आस्क्ड टू प्रोडक्शन मैनेजर टू डेवलप द बेस्ट मेथड एंड कैरी आउट द नेसेसरी ट्रेनिंग। तो उसने कहा कि हम ट्रेनिंग के थ्रू लोगों को काम करना सिखाएंगे। द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप दिस मेथड यूजिंग सेवरल पैरामीटर राइट फ्रॉम द डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मेन मशीन एंड रॉ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कस्टमर। तो इसके लिए उसने क्या किया? बहुत सारे लोगों को हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी, और जब तक कस्टमर के पास जब तक वो नहीं पहुंच जाता, प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता, जब तक उन्होंने काम पे ध्यान दिया। दिस मेथड इज द इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेथड पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो गई। इट हेल्प टू इंक्रीजिंग द आउटपुट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इसने किस पे हेल्प किया कि आउटपुट हमें अच्छा मिले, हमारी क्वालिटी अच्छी हो और हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ बताना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल बताना है, एंड द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ऐसे कौन से प्रिंसिपल है इसमें जो यूज़ हुए हैं? 2018 में ये क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये,
ठीक है, छोड़ नहीं सकते हो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब कौन से प्रिंसिपल यूज़ किए हैं ये तो हमें पता चल गया है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब ये कह रहे हैं इनका जो पहला प्रिंसिपल है, मतलब जो पहले जब इन्होंने अपने फादर से अपनी फर्म को टुक ओवर किया था तब भी इनकी फर्म कुछ अच्छा नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि वो पुराने ढर्रे पे काम किए जा रहे थे, उसी तरीके से काम किए जा रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं किया था। तो इसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। क्या है? रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल ये था। दूसरा, इंक्रीज इफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ये था जिस पे इन्होंने काम किया, इफिशिएंसी इंक्रीज की और जो पुरानी मेथड चली आ रही थी उसको हटाया। और फिर कौन सी टेक्निक कौन सी यूज़ करी इन्होंने? फिर टेक्निक कौन सी यूज़ करी? तो इनकी जो पहली टेक्निक थी, सेट द स्टैंडर्ड एंड सेकंड, फाइंड बेस्ट मेथड। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी मेथड थी जिससे फर्म अच्छा परफॉर्म करने लगी। ये दो टेक्निक इन्होंने यूज़ करी और फिर क्या किया, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर लिया। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, इसलिए इसे ध्यान से देखना, ठीक है ना। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये MCQ में पूछा गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों। बस ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। सोमेश वर्क एज अ फॉरमैन इन द लक्ष्मी ऑटोमोटिव लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चर कार। ठीक है ना, सोमेश काम करता है फॉरमैन का, किसमें? लक्ष्मी ऑटोमोबाइल में, जो कार्स को बनाती है। वो किसका सबॉर्डिनेट है? रमेश का, जो प्रोडक्शन इंचार्ज है फैक्ट्री का। ठीक है ना, सोमेश किसका है सबॉर्डिनेट? सोमेश किसका सबॉर्डिनेट है? रमेश का। ठीक है, जो कंपनी का फैक्ट्री का प्रोडक्शन इंचार्ज है। सोमेश इज द इंचार्ज ऑफ टाइमली टू एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉय बाय वर्कर वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सोमेश का क्या काम है? उसको सारी जानकारी देनी है कि सारे वर्कर्स काम करते हैं या नहीं करते हैं टाइम पे। किसको देनी है जानकारी? रमेश को, क्योंकि वो रमेश का सबॉर्डिनेट है। ठीक है ना। देयर आर 3 अदर फॉरमैन वर्क अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज। मतलब ये जो रमेश है, एक तो ये कौन अंडर काम कर रहा है? उसके सोमेश काम कर रहा है, उसके अलावा 3 लोग उसके अंडर और काम कर रहे हैं। 3 अदर फॉरमैन हु वर्क अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज, व्हाइल 4 अदर फॉरमैन वर्क अंडर द नरेश। मतलब और 4 और हैं, ये तो 4 हो ही गए, एक ये 3 और एक ये 1 जो रमेश के अंडर काम कर रहे हैं। व्हाइल 4 अदर फॉरमैन वर्क अंडर द नरेश। ठीक है ना, ये इसके अंदर भी 4 लोग और काम कर रहे हैं। द प्लानिंग इंचार्ज ऑफ द फैक्ट्री, ये कौन है? नरेश प्लानिंग इंचार्ज है फैक्ट्री का। ईच ऑफ द 8 फॉरमैन, 8 फॉरमैन हो गए ना, 4 ये, 3 ये और 1 ये जो 8 फॉरमैन है ये स्पेशलिस्ट है उनके एरिया में। गिव ऑर्डर टू द वर्कर्स रिलेटिंग टू इट, वो अपने वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं। द टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। देखो ये टर्म 2021 का क्वेश्चन है, MCQ में पूछा गया था, सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पर तो वैसे ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर फॉरमैनशिप की बात हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन होने वाला था C। क्लियर? चलो अब अगला और देख लो, चलो फटाफट से, 20 मिनट हो ही गए हैं। Mahindra Agro Limited started a new venture for the distribution of harmful and the chemical fertilizer for free vegetable। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। जो महिंद्रा एग्रो लिमिटेड है वो एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहती है। वो केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल्स, मतलब केमिकल से रहित सब्जियां बनाने का सोच रही है। अब उसने एक सर्वे किया जिसमें वो कंज्यूमर का प्रेफरेंस जानना चाहती है कि वो इस तरीके की वेजिटेबल लेना पसंद करते हैं कि नहीं। दे फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर वर कंसर्न अबाउट द हार्मफुल केमिकल बीइंग यूज्ड टू ग्रोइंग द वेजिटेबल। मतलब उसने ये देखा, जब उसने सर्वे किया तो उसने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है जो कंसर्न है कि भैया हम इस तरीके की वेजिटेबल नहीं खाएंगे। दे फाउंड दैट 90% ऑफ हाउस होल्ड वर सर्च फॉर द अल्टरनेटिव। 90% लोग सर्च कर रहे हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव मिल जाए कि हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी पड़े। द कंपनी contacted the group of agriculture expert, they lay down the procedure to growing the vegetable of the farmer। मतलब कंपनी क्या कर रही है, एक ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को ढूंढ रही है जिससे वो फार्मर्स के पास जाए और सब्जियों को केमिकल फ्री उगाने के तरीके बताए।
दे डिसाइडेड टू ट्रेन द फार्मर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड ग्रो केमिकल फ्री वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू इनोवेटिव मेथड। अब वो क्या चाहती है कि वो फार्मर्स के पास जाके उनको ट्रेनिंग दे कि किस तरह से वो केमिकल फ्री सब्जियां उगा सकते हैं। द एक्सपर्ट आल्सो सजेस्टेड सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक थ्रू विच फार्मर वुड बी एबल टू क्रिएट अ अबंडन एंड द लास्टिंग हार्वेस्ट। ठीक है ना, एक्सपर्ट ने उनको जाके बताया कि किस तरीके से वो काम करेंगे तो उनको अच्छे से केमिकल फ्री हार्वेस्ट होगा। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड एवर पैरा। देखो अब इसमें ऐसे कौन से डायमेंशन है 2 जो हाईलाइटेड किए गए हैं इस पैरा में। तो देखो सबसे पहला डायमेंशन तो क्या है, इसमें सोशल एनवायरनमेंट की बात की गई है, क्योंकि भैया जब हम केमिकल फ्री सब्जी खाएंगे तो हमारे सोशल एनवायरनमेंट को ही फायदा होगा। तो पहला सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा ही है कि किस एनवायरनमेंट की बात हुई है। और दूसरा क्या है, टेक्निकल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सिखाने की बात हो रही है। बस इसके बारे में आप पूरा लिख देना, ये डायमेंशन ही तो है। ठीक है, लास्ट और देख लो 7th वाला, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। 7th वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का ही है। क्या कह रहा है, कोनार्क लिमिटेड आर इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरर एंटरप्राइजेस सिचुएटेड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश। एक कोनार्क लिमिटेड है, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। इट इज़ अर्निंग वेरी लो रेवेन्यू टू कंपेरिजन इज द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेस नोवा लिमिटेड। अब जो एक और कंपनी है नोवा लिमिटेड, उसकी तुलना में वो बहुत कम रेवेन्यू उसको मिलता है, जो मुंबई में सिचुएटेड है। कौन? नोवा लिमिटेड मुंबई में है और शिवपुरी में मध्य प्रदेश में कौन सी है? कोनार्क लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है, कोनार्क एंड नोवा ऑपरेशंस आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड द सप्लायर विच आर यूनिक देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। अब ये दोनों ही कंपनियों के कारण ये सभी लोग इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये मुंबई में है और वो कहाँ पे है, वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इन एडिशन टू दिस इंडिविजुअल फर्म दिस फील्ड आर अफेक्टेड इनडायरेक्टली द फैक्टर ऑफ लाइक मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, द टेक्निक चेंज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्टेट द फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस द एबव पैराग्राफ। तो देखो इसमें यहाँ पर यदि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये बताना है कि भैया कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पर इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, ये जो पैराग्राफ है इसमें 2 कंपनियों की रिलेटिवनेस, मतलब 2 कंपनियों की रिलेटिविटी की बात हुई है, कोनार्क एंड नोवा। तो ये किसको इफेक्ट कर रहा है? ये रिलेटिविटी को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फीचर है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर रिलेटिविटी। और यहाँ पर स्टेट एनी 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर क्या करना है, इसके इंपॉर्टेंस, मतलब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस लिखना है और इसके फीचर्स रिलेटिविटी के बारे में लिखना है। तो अब देखो, अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई भी बात नहीं की गई है। पहले वाला जो केस था उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं की गई है। तो अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हुई है, यहाँ पर उसके बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फीचर है उसमें रिलेटिविटी की बात हुई है, और 4 पॉइंट्स लिखना है इंपॉर्टेंस पे। ठीक है, इस तरह के केस कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं, समझ नहीं पाते। तो देखो यहाँ पर इन 2 कंपनियों के कारण सब माहौल गड़बड़ हो रहा है, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, प्रोडक्शन को। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो गई ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है, जब पढ़ रहे होते हो ना तभी ध्यान से समझ लो कि भैया ये किस चीज़ की बात हो रही है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को यदि आप नहीं समझ पाए तो आप फिर आगे उसके फीचर्स के बारे में बताना है, क्योंकि फीचर पूछा इन्होंने क्या पूछा, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। तो अब आपको फीचर पूछा है, अब जो पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो उसके फीचर के बारे में आपको बताना पड़ेगा और फिर उसी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अब आप बिजनेस एनवायरनमेंट ही नहीं समझ पाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप गलत चीज़ लिख के आओगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, उनके केस हैं, पिछले सालों में इस तरह के केस पूछे गए हैं। पूरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन तो केस के पूछे ही जाते हैं, तो आपको केस को समझ के ही जाना है, केस को रटा नहीं जाता। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आपको सब चीज़ें अच्छे से आ जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।